Hello friends, welcome to Unpad, India's first knowledge sharing platform. So let's go starting with Unpad. ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं हूँ रोहित तिवारी, आपका दोस्त, और मुझे 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंसेस के साथ में मेरे जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम हैं वो है एमपी फूड ऑफिसर, एमपी पटवारी और आरआरबी लोको पायलट। मैं यहाँ पर इन्हीं की तरह और कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं उनकी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं और उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी हमारी एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर चल रही है और एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो क्या लेकर आपके लिए आ रही है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो जो एमसीक्यू सीरीज़ का हमारा यहाँ पर ट्रेंड है जो हम लेके चल रहे हैं वो क्या है कि हमने इसमें मैक्सिमम एग्ज़ाम्स को कवर करने की कोशिश की है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन पर बेस क्वेश्चन, टॉपिक्स पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। तो आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जो आरआरसी करा रही है, रेलवे से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, वो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। इसके अलावा एसएससी के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एमपीपीएससी है, एमपीपीबी है और अदर स्टेट के एग्ज़ाम हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि जनरल साइंस लगभग सभी में सेम है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, आपको ये जनरल साइंस की सीरीज़ बहुत फ़ायदा करने वाली है। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ के एमपी से हैं तो इसके लिए हमने एमपी यहाँ प्रेफर किया हुआ है। बाकी आप किसी भी स्टेट से यहाँ पर हो तो आपके लिए ये जो सीरीज़ है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सीरीज़ को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसके लिए हमारे साथ आगे बढ़ सकें। बात करते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, उस पर हम बात करते हैं और उस पर कोई डाउट अगर आपके रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आपके कमेंट से पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम उसको और सुधार लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है कि 4 स्ट्रोक इंजन निम्नलिखित में से किस चक्र पर काम करता है। ये जो चक्र यहाँ पर दिए हुए हैं ये साइकिल्स हैं और ये साइकिल पर डिपेंड करता है कि कोई भी एक इंजन जो काम कर रहा होता है वो कैसे काम कर रहा है और किस तरीके की उसकी वर्किंग जो प्रणाली है, जो उसकी कार्य प्रणाली है वो किस तरीके की है, तो वो इन चक्रों पर ही डिपेंड होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑटो चक्र। आप सीधा याद कर लीजिए कि 4 स्ट्रोक इंजन ऑटो चक्र पर काम करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, ये जो यहाँ पर जो 4 स्ट्रोक हमारा इंजन है इसकी बेसिक कार्यप्रणाली आपको यहाँ दिख रही होगी। देखिए, आपको ये दिख रही है। तो इसमें क्या है कि एक इनलेट वाल्व होता है, यहाँ से इनलेट आता है जो फ्यूल इनलेट हो रहा है। उसके बाद एक एग्जॉस्ट है जहाँ से हमारा एग्जॉस्ट धुआं वगैरह और सारी चीज़ें निकलती रहती हैं, है ना। तो ये एग्जॉस्ट हमारा है और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ये जो वाल्व है हमारा एग्जॉस्ट है और बीच में जो ये यहाँ पर चल रही है प्रोसेस है, सारी की सारी प्रोसेस जो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये एक 4 स्ट्रोक इंजन की इस तरीके से काम करता है कि पहले फ्यूल आता है, फिर एयर आती है ना। एयर और फ्यूल दोनों ऐड होते हैं यहाँ पर, फिर कम्ब्यूशन होता है, मतलब वो जो ईंधन है उसका दहन होता है और उस दहन को ये कन्वर्ट कर देता है हमारी यांत्रिक ऊर्जा में। इंजन का एक ही काम होता है। इंजन का क्या काम है? इंजन का काम होता है कि आपकी ईंधन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, है ना। किसमें? ईंधन को कन्वर्ट करता है यंत्र में। ईंधन ऊर्जा आपकी कन्वर्ट किस में हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। तो ये हमारे इंजन का काम है, मतलब किसी भी फ्यूल को ये मैकेनिकल एनर्जी में, फ्यूल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और यही उसका मुख्य काम है इंजन का। लेकिन इसमें वो जितनी साइकिल से होकर गुजरता है, मतलब उसकी जितनी प्रोसेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो 1 स्ट्रोक है कि 2 स्ट्रोक है या 3 कि वो 4 स्ट्रोक है ना। अगर दो चरणों में अगर हमारा पूरा हो रहा है प्रक्रिया ईंधन ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में पहुँचने की, तो वहाँ पर वो 2 स्ट्रोक हो जाएगा जो कि लगभग अब बंद हो गए हैं। अब जो इंजन मैक्सिमम चल रहे हैं वो 4 स्ट्रोक हैं और 4 स्ट्रोक इंजन आपको हर एक जगह मिल जाएंगे, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, वायुयान हो, आपको हर जगह वो मिलने वाले हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन ही आज यूज़ किए जाते हैं। अब इस 4 स्ट्रोक क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें मैंने कहा ना कि 4 प्रोसेस रहेंगी। तो 4 प्रोसेस में कौन कौन सी हैं? इनटेक, जो यहाँ से इनटेक हो रही है हवा और फ्यूल का जो मिश्रण है वो इनटेक हो रहा है। उसके बाद कंप्रेशन, संपीड़न। कंप्रेशन में क्या होता है कि दोनों को कंप्रेस किया जाता है और फिर कंप्रेस करने के बाद वहाँ से चिंगारी दी जाती है। आप देख रहे होगे इसमें, देखिए रेड मार्क आपको दिखेगा हल्का सा, है ना। तो वो रेड मार्क आपको दिख रहा है फ्यूल का, और तो वो एक उसको क्या करता है, उसका कम्बशन कराता है, उसका ज्वलन होता है और फिर लास्ट में जो भी बचता है उसका एग्जॉस्ट होता है, यानी कि उत्सर्जन होता है। तो ये चारों जो स्टेप पूरे कर लेते हैं
तब ये पूरा का पूरा इंजन इस तरीके से काम करता है। तो 4 बेसिक स्टेप हैं और इसका जो चक्कर है वो क्या है, ऑटो चक्कर है ना। ऑटो चक्र, इनटेक, कंप्रेशन, कम्ब्यूशन और एग्जॉस्ट। आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कई बार हम हिंदी के वर्ड में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लेरिफाई करना है तो आपको अपनी पकड़ इंग्लिश के वर्ड पे बनानी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड हैं वो सभी जगह एक ही चलते हैं, तो आप उसमें ईजिली क्लेरिफाइड हो जाते हैं और आप उसको लगा सकते हो। तो आपको थोड़ी सी पकड़ अपनी इंग्लिश पर भी यहाँ बनानी पड़ेगी अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी पढ़ें थोड़ा सा इंग्लिश में उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा जो बीच में चल रही है, ये दिख रही होगी आपको, ये मूव कर रही है क्रैंक शाफ्ट है ना। तो ये मूव करती हुई जो क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पर दिख रही है आपको, तो इसके 2 चक्कर लगते हैं। एक चक्कर में इनलेट होता है, दूसरे चक्कर में वो एग्जॉस्ट होता है, तो संपीड़न के बाद में है ना। तो ये अगर इसके 2 चक्कर पूरे हो रहे हैं तो यहाँ पर ये कौन सा इंजन है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर होते हैं, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक लिखा है हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेकर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती है CFC, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं रेफ्रिजरेटर में, है ना। जो हमारे यहाँ फ्रिज होती है, फ्रिज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हम इसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर हम फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि हो रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ओजोन परत में छेद हो रहा है। आपको पता है ना, ओजोन परत का जो संबंध है CFC से ही है। ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है उसका मुख्य घटक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें आता है, देखो ये 3 क्वेश्चन यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लियर हो रहे हैं, आप देख लेना। पहला तो ये कि कब सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटरों में। किसके क्षय के लिए उत्तरदायी है, तो इस क्षय के लिए उत्तरदायी है ओजोन परत के लिए। और इसके अलावा एक और है कि अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में कि मानव निर्मित यौगिक है, मानव निर्मित यौगिक, क्या पूछा जाए, मानव निर्मित यौगिक, तो ये जो मानव निर्मित यौगिक है ये भी कौन सा है, ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो एक साथ हमने यहाँ 3 क्वेश्चन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो आए हैं, कई बार हमने इन पर बात करी है, तो उसको हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाए, छूट जाए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको भी आपके लिए एक बार क्लियरिफाई यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत क्लेरिफाई हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, हम देख लेते हैं इनकी कार्यप्रणाली कैसी है, किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस को ही देख लेते हैं कि न्यूक्लियस किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ छोटा सा डायग्राम आपके लिए लिया है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये डायग्राम ही पूरा न्यूक्लियस का है। ये पूरा डायग्राम हमारा जो है ये न्यूक्लियस का डायग्राम है और यहाँ पर ये जो सेंटर में है ये नाभिक है। ठीक है, और नाभिक में केवल 2 कण हैं यहाँ पर, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों हैं, ये दोनों कहाँ पर रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं और ये वहाँ पर ही अपना मूवमेंट करते हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। कहाँ पर, नाभिक के अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हमारा, ये क्या करता है, ये मूविंग है, ये बाहर चक्कर लगाता रहता है, नाभिक के बाहर इस तरीके से घूमता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नाभिक के अंदर कण हैं वो कौन से हैं, वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि आपका चक्कर लगाता रहता है। तो है तो तीनों का संबंधित। अभी हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब जो संबंधित हैं वो उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने का, चारों तरफ चक्कर लगाने का काम किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के केंद्र में रहने वाले हैं। लेकिन मैरॉन का किसी से संबंध नहीं है, तो हमारा आंसर इसमें तो मैरॉन हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कण का संबंधित है, तो हम उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से आता है, वो क्या है कि आपको यहाँ पर द्रव्यमान संख्या पूछ ली जाती है कि हमें ये बताना है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है। ये काफ़ी सारे एग्जाम में लगातार आने वाला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या का, या फिर उसके प्रोटॉनों की संख्या का, या न्यूट्रॉन की संख्या का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या फार्मूला लगता है। देखिए, हमने आपसे बताया कि दोनों जो प्रोटॉन हैं, इसको हम यहाँ पर प्रोटॉन को P ले लेते हैं, न्यूट्रॉन को हम फिलहाल अभी N ले लेते हैं, है ना। तो P + N, यहाँ पर हमने Z लिया हुआ है, अब देख लीजिए, चलो इसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, अगर हमने यहाँ पर जो परमाणु संख्या है उसको हमने Z मान लिया, परमाणु संख्या हो गई Z। ठीक है, अब
एक्चुअल में जो प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु की संख्या होती है। जितने भी प्रोटॉन यहाँ अवेलेबल हैं वो कितनी हो गई, परमाणु की संख्या। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु की संख्या कितनी है, तो आपको परमाणु की संख्या बताने के लिए उसमें अगर प्रोटॉनों की संख्या दी होगी तो आप प्रोटॉनों की संख्या देखकर ही बता सकते हैं कि इस नाभिक की या इस इलेक्ट्रॉन की, सॉरी इस अणु की जो परमाणु संख्या है, इस परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है, वो उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। ये हमेशा याद रखना आप कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत होती है हमें द्रव्यमान संख्या के संख्या की, जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है वो हमें बताना होती है। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालने का जो, अगर इसको हम यहाँ पर ए लेके हम चले तो देखो क्या होता है कि परमाणु में जो उपलब्ध है वो क्या क्या है, वो है प्रोटॉन जो कि जेड है, और दूसरा क्या है न्यूट्रॉन जिसको हमने लिया एन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप जोड़ दो तो आपको मिल जाएगी द्रव्यमान संख्या। भाई द्रव्यमान दोनों चीज़ों से बनेगा ना, यहाँ पर आप देखोगे तो देखो दोनों अवेलेबल हैं, प्रोटॉन भी अवेलेबल है अंदर और न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। तो जब भी आपसे इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर ही निकलेगा। जबकि परमाणु संख्या अगर के लिए पूछी जा रही है तो प्रोटॉनों की संख्या के लिए बताकर हम बता सकते हैं कि परमाणु संख्या कितनी है। ठीक है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसको और सॉल्व करूंगा आपके लिए। फिर इसके लिए हम डिटेल वीडियो आपके लिए ले आएंगे पूरा का पूरा न्यूट्रॉन के लिए, और परमाणु संख्या के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उसमें लेकर आएंगे और उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। तो अधिकतम जैविक क्षति के लिए अगर कोई पूछा जाए तो वहाँ पर आंसर है इसका गामा किरणें। गामा किरणों से सबसे ज़्यादा जैविक क्षति होती है, और इसका उपयोग अलग अलग कार्य जो होता है उस भेजने के लिए और इस तरीके के बहुत सारे काम करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो फिक्स है वो इस तरीके का आता है कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है, तो उसका आंसर हमें गामा किरणें यहाँ पर लगाना है। अगर ये चारों दी हो, एक्सरे, बीटा और अल्फा किरणें, इनसे उतनी नहीं होती। और एक्सरे से तो आपको पता ही है कि एक्सरे होता है तो केवल जो हमारी हड्डियां हैं उनका इससे पिक्चर लिया जाए। अगर एक्सरे का क्वेश्चन आता है कि आप मनुष्य की हड्डियों का चित्रण या मनुष्य की टूटी हड्डियों के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन सा है, तो इस तरीके से आप वहाँ पर एक्सरे लगा सकते हैं। एक्सरे से ही काम होता है। आपने देखा होगा कि हम जो एक्सरे कराते हैं वहाँ पर भी एक्स किरणों का ही यूज़ होता है। ठीक है, इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उस पर भी बात करेंगे कि एक्सरे में क्या एक इम्पॉर्टेंट है। वो हमने यहाँ पर एक वेव लेंथ का मैंने यहाँ चार्ट लिया है, और उस वेव लेंथ के चार्ट में एक खास बात है कि ये आप देख रहे हो घटते क्रम में यहाँ पर है। तो सबसे पहले रेडियो है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, ठीक है, और आपका अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है और फिर गामा रे है। तो गामा रेस की जो वेवलेंथ है बहुत कम होती है, और यहाँ पर ये हमने वेवलेंथ का ही चार्ट लिया है जो घटते क्रम में है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अवेलेबल है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहने की वजह से ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी वेवलेंथ कम है या किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ का मतलब हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, है ना। तरंग दैर्घ्य जो है कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, किसकी ज़्यादा है, तो हमें सीधे सीधे ये यहाँ पर याद कर लेना है। अगर आपको ये याद हो जाती है चार्ट तो ये क्वेश्चन आप पे कभी फेल नहीं होने वाले हो। आप चाहो तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाओगे आप, सॉरी यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ थोड़ा सा इशू है। तो RMIVU और XG सीधा सीधा याद कर लीजिए आप, कुछ है नहीं है इसमें। अगर आप सोचते हो कोई ट्रिक बनाऊं तो ट्रिक मत बनाइए, ट्रिक के लिए आप परेशान हो जाएंगे हमेशा, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रिक्स बन जाती हैं फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आप सीधा इसको याद करने की कोशिश कीजिए, एक बार याद हुआ आपको बार बार इसका दिन में एक बार रिवीजन कर लेना है, कभी कभार हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लेना है। एक बार याद करने के बाद में तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। क्या है, सिंपल सा RMIVU XG। अगर आप ये क्रम याद कर गए तो आपको सब कुछ याद हो गया। तो इसकी जो वेव लेंथ है इस तरीके से कम होती जाती है। ठीक है, RMIVU XG ये इसके वेवलेंथ का क्रम है। RMI तो आपको याद ही हो गया सीधा, RMI एक वर्ड है, RMI याद हो गया, VU याद हो गया, XG याद हो गया, ख़त्म, कुछ है नहीं है इसमें। तो अब बस उसका फुल फॉर्म आप कर लीजिएगा। R से रेडियो, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, V से विजिबल, U से अल्ट्रावायलेट, X से एक्सरे और G से गामा रेस। आपको ये तो याद करना पड़ेगा बिल्कुल, अगर आप एक बार याद कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर अगर आपने वेवलेंथ निकाल ली, वेवलेंथ का बोलते हैं अपन लैम्डा। अगर लैम्डा उसने बोला, लैम्डा हमने निकाल लिया, तो लैम्डा का जस्ट उल्टा होता है फ्रिक्वेंसी F जो होती है और जस्ट उल्टी होती है। तो हम यहाँ पर उसको उल्टा कर लेंगे। अगर वो आपसे फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी हो गई, गामा की हो गई, और उससे कम एक्सरे की हो गई, और सबसे कम फ्रिक्वेंसी हो गई रेडियो की, है ना। अगर हम इस लेवल में चलेंगे, तो इस लेवल में हम चल रहे हैं जो हमने यहाँ ये सारी रेस ली हैं, तो इस रेस पे अगर हम चलेंगे तो ये वेवलेंथ इस तरफ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ऐसे घटते क्रम में, और
आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये वेवलेंथ है, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं इस तरफ तो ये हमारी गामा रेस की जो फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ये फ्रिक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। बस ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक और आता है यहाँ पर क्वेश्चन, वो क्या होता है कि हमें सीधा सीधा दे दिया जाता है कि उसकी वेवलेंथ फाइंड कीजिए। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपको या तो फ्रिक्वेंसी दे दी जाएगी, और आपको ये सी जो है, सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, जो कि क्या है, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का अगर वेग आपसे पूछा जाए कितना है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जिसमें चाहें उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप। लेकिन ये जो बेसिक है यहाँ पर मीटर की जो प्रणाली है उसमें ये इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पर सी की वैल्यू ये फिक्स है, ये फिक्स हमेशा रहेगी। सी आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे या तो लैम्डा पूछा जाएगा या तो आपसे एफ पूछा जाएगा। अगर आपको वेवलेंथ दे देंगे तो आपसे फ्रिक्वेंसी पूछ लेंगे, आपको फ्रिक्वेंसी दे देंगे तो आपसे वेवलेंथ पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। अगर आपसे रेस से संबंधित इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि अब आप पर वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा अगला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो कि प्रक्षेपास्त्र जो हमारे मिसाइल होते हैं वो किस टाइप के हैं, कौन से टाइप का मिसाइल कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमने 4 लिए हैं अभी उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक अगला वीडियो में ले आऊँगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें मैक्सिमम के पूरे जितने मिसाइल हैं उनको मैं कवर कर लूँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसको फिर ले आऊँगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि वायु से वायु वाला जो प्रक्षेपास्त्र है वो कौन सा है। और यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और अस्त्र। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर है कि हमने लिया हुआ है जो अग्नि के बारे में जान लेते हैं। अग्नि जो है वो 5 टाइप के हैं मिसाइल हमारे पास में, 1 2 3 4 5, है ना। अग्नि फर्स्ट, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ये जो पाँचों के पाँचों हैं कौन से हैं, बैलिस्टिक टाइप के मिसाइल हैं। कोई मीडियम रेंज का है, कोई इंटरमीडिएट रेंज का है, इस तरीके से है। इसके लिए डीपली अगर आपको पढ़ना है तो आप विकीपीडिया पर थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। और जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये सरफेस टू सरफेस है। यहाँ पे खास बात और है इनके बारे में जो मैं यहाँ पर मेंशन करना थोड़ा सा भूल गया, कोई थोड़ा सा है उसमें। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, मतलब कि ये पृथ्वी से पृथ्वी पर ही चलते हैं। अग्नि सेम पृथ्वी का भी एक यही है कि ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भी सरफेस टू सरफेस ही है। तो ये दोनों मिसाइल को साथ में रखने का मकसद ये है कि अग्नि और पृथ्वी कैसी हैं, सरफेस टू सरफेस, यानी पृथ्वी पर से पृथ्वी पर ही चलती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हैं दोनों के दोनों। और ये जो मैच लिखा हुआ है यहाँ में MACH आपको दिख रहा हो, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि मैच क्या होता है। मैच जो है उसकी स्पीड दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि मिसाइल की स्पीड कितनी है। तो इसकी जो रेंज है मैच की स्पीड जो है वो कितनी है आपकी, जो अग्नि मिसाइल है उसकी जो मैच आपकी स्पीड है उसके बारे में बात कर रहा था। तो मैच जो स्पीड है वो कितनी है, 7.5 से 24 तक इसकी अग्नि मिसाइल की हो सकती है। और ये उसकी रेंज है। अग्नि फर्स्ट की अगर आप देख रहे हो तो 700 से 1250, 2000, 3000, 3000, 4000 और 5000, मतलब हर एक के सामने मैंने उसकी यहाँ पर जो रेंज लिखी है कि ये कितनी रेंज तक काम करता है, तो ये उसकी रेंज हो गई। और जो मैच में लिखा हुआ है MACH यहाँ पर, ये जो है उसकी स्पीड ये उसकी स्पीड है। MACH में ही काउंट होता है। MACH वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी हम उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी जानना है कि MACH क्या होता है। तो MACH क्या है कि MACH इज अ रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड इज गिवन बाय मीडियम टू द स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम देखें कि किसी माध्यम में, मान लीजिए हवा ही है, हवा में साउंड की स्पीड कितनी है, अगर आप बोल रहे हैं तो उस साउंड की स्पीड के सापेक्ष जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है। अगर हम मैच को m ले लेते हैं तो मैच नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो भी स्पीड आपके मिसाइल की है वो, जिसको हम ले लेते हैं यहाँ पर स्पीड के लिए ऐसे ले लेते हैं, और साउंड की स्पीड को हम यहाँ पर t ले लेते हैं, तो S/T इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए ले लिया, बाकी कोई इसका ऐसा फॉर्मूला है जिसमें C/Y वो लेके चलते हैं। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे अगर हम मैच पे बात करेंगे कभी। तो अगर मैं इसको C ले लेता हूँ तो इसको S ले लेता हूँ, तो साउंड की स्पीड और जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ठीक है, वो ले सकते हैं। जो भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये फॉर्मूला यही है कि इसको हम रेशियो में लेके MACH यहाँ से जो कि हमारे मिसाइल की स्पीड है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अग्नि और पृथ्वी दोनों हमारी कैसी हैं, ये सरफेस टू सरफेस है। आकाश जो मिसाइल है ना, तो आकाश मिसाइल क्या करती है, आकाश जैसा नाम है,
क्या नाम है उसका, आकाश। तो सीधी सीधी बात है कि आकाश की ओर बढ़ रही होगी, तो आकाश मतलब सरफेस टू एयर है। सरफेस टू एयर मतलब कि पृथ्वी से हवा में अगर इसमें बाहर करना है, ज़मीन से हवा में बाहर करना है, तब वहाँ पर आकाश मिसाइल का इस्तेमाल होता है, आकाश मिसाइल का यूज़ किया जाता है। और ये भी बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, 3 स्टेप इनको क्रॉस करने पड़ते हैं, जिसमें 1S होता है, आकाश 2 होता है और आकाश NG होता है। पहले आकाश 1S आएगा, फिर आकाश 2 आएगा, आकाश NG आएगा। इस तरीके से 3 इसके भी पार्ट हैं आकाश के। और आकाश की एक खास बात और है कि ये तीनों की जो, जैसे इसमें भी अलग अलग यहाँ पर रेंज थी, तो ये तीनों की रेंज भी अलग अलग है। 80 to 30 है आकाश की, जो आकाश मार्क है उसकी 35 to 40 है। जो आकाश NG है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में काम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो MACH है, जो इसकी स्पीड है, देखिए ये जो कॉलम है MACH का, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ स्पीड का कॉलम है, तो इसकी जो MACH है वो 3.5 तक की है। 2.5 से 3.5 तक ये आकाश काम करता है। ये कौन सा है, सरफेस टू एयर। अब एक और यहाँ पर नाम दिया है, वो है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल भी जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है, और इसकी रेंज जो है वो 80 से 110 किलोमीटर है। इसका MAH जो है, जो मैच है, जो कितना है, स्पीड जो इसकी है वो कितनी है, 4.5 प्लस के है, मतलब 4.5 से ज़्यादा की स्पीड पर ये चल सकती है। इसका मैच जो रेशियो है वो ये है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वायु से वायु मतलब एयर टू एयर, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मतलब ऐसे भी जो फेंक के चलाने वाले भाले होते थे, वो चला के जो फेंक के मारते थे, भाला हो गया, इस तरीके का कोई भी अस्त्र हो गया, उसको अस्त्र बोला जाता था। हाथ से फेंक के, तो एयर टू एयर है, एयर में ही फ्लो करके यहाँ से जाते थे और एयर में ये चलता है। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या है, अस्त्र है। बाकी हमने चारों देख लिए, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। आकाश और आकाश कौन सी है, आकाश हमारी सरफेस टू एयर है। इसके अलावा अग्नि और पृथ्वी हमारी सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट अगर हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, तो उसको मैं और आगे सॉल्व करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो क्या है कि बर्फ़ का घनत्व कम होता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि वो तैर रहा है किसी और चीज़ पर, जब किसी वस्तु का घनत्व, सापेक्ष घनत्व कम होता है, मतलब अगर हमारा घनत्व पानी से कम हुआ तो हम तैर जाएंगे, अगर हमारा घनत्व ज़्यादा हुआ तो हम डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है, तो इसलिए वह पानी पर तैरती रहती है। और कोई इसका बेशक ऐसा कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है और सीधा ही हमें इसका आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। तो सांस की परेशानी पक्षियों को क्यों महसूस नहीं होती, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, वो उसमें वायु भर लेते हैं, और वो कितने भी ऊपर चले जाएँ, वहाँ पर कोई उनके अंदर वायुदाब का असर वहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सूखी बर्फ़ क्या है, तो सूखी बर्फ़ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, CO2 जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके जब दबाया जाता है तो ये ठोस का रूप ले लेती है। जब इसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के दबाते हैं तो ये जो CO2 है ठोस का रूप ले लेती है, और ठोस में ये जो है बर्फ़ के रूप में जाती है, बर्फ़ का फॉर्म ले लेती है, क्योंकि बहुत ठंडी हो जाती है ठोस होने के बाद में, इसलिए इसको सूखी बर्फ़ कहते हैं। इसके लिए कोई पानी नहीं लेना पड़ता, कुछ नहीं लेना पड़ता, सीधे CO2 को हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के बस संपीड़ित कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो वहाँ पर ये ठोस बर्फ़ का रूप ले लेती है। और काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ठोस बर्फ़ किसे कहते हैं, और पक्षियों की ऊंचाई पड़ते समय। ये रेलवे के तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों काफ़ी बार ऐसे इसी तरीके से रखकर सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन को लेकर है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन वैसे क्या है, अगर आपको पता हो तो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन एक विस्फोटक पदार्थ है। यहाँ तो उन्होंने लिख दिया, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें से विस्फोटक पदार्थ कौन सा है, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन हमें इसमें से चुनना पड़ता है। अब ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन के साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है। मतलब ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन को किससे मिलाएंगे तो ये विस्फोटक बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के साथ इसको मिलाते हैं और यहाँ पर ये विस्फोटक बन जाता है। अमोनियम नाइट्रेट, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में TNT लिखते हैं सबसे पहले बात, तो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन को कई बार TNT नाम से आता है। विस्फोटक और युद्ध के लिए युद्ध में इस्तेमाल हुआ। ये हम बाहर जो धमाके होते हैं वहाँ भी कई बार इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो आतंकवादी लोग करते हैं, तो बम बनाने के लिए वैक्सीन इसका इस्तेमाल होता है। और 3% TNT के साथ में अमोनियम नाइट्रेट मिला के ही इसका उपयोग होता है। मतलब मिनिमम जो है रेंज वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3% से अगर ज़्यादा होती है तो ये मैक्सिमम रेंज है ना, TNT की, सॉरी, ये मैक्सिमम रेंज है, तो ये 3% से ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की यहाँ पर वैल्यू। अगला हम क्वेश्चन जो हमारा है वो हम देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा का कारण है,
इसको पहले समझ लेते हैं कि सौर ऊर्जा का कारण का क्या पूछ रहा है। सौर ऊर्जा का कारण का मतलब है कि सौर ऊर्जा जो है प्राप्त हो रही है, सूरज से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, वो है संलयन अभिक्रिया। संलयन का मतलब क्या होता है कि इसमें दो नाभिक के परमाणु या अणु मिलकर एक बड़ा और अच्छा बड़ा परमाणु बना लेते हैं और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसका मतलब सौर ऊर्जा वहाँ पर मुक्त हो रही है। अभी देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सूरज जो जिस तरीके से जल रहा है आपको दिख रहा है, ये ऊर्जा निरंतर सूरज के अंदर से हमारी ऊर्जा निकल रही है और हमको प्राप्त हो रही है। तो ये जो ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण क्या है, वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में दो छोटे नाभिक जुड़े और एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लिया। अब इसमें इतनी ऊर्जा निकलती है कि आप सोच रहे होगे अभी भी हमें सूरज काफ़ी सालों तक ऊर्जा देने वाला है और कंटिन्यूसली ये काम हो रहा है। अभी यहाँ पर दो गैसें हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी है। तो सूर्य के अंदर जो पाई जाने वाली गैसें हैं वो क्या है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। और इसका टेम्परेचर नापने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप एक बार सर्च कीजिएगा, नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए आपको वीडियो यहाँ से हम देंगे। ठीक है, अब सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मतलब H2 मिलकर आपकी क्या बनाते हैं, हमें आप H2 नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस H ही लिख रहा हूँ जस्ट अभी। तो H मिलकर क्या बनाते हैं, He बनाते हैं। दो H के परमाणु मिले, उन्होंने क्या बना लिया, हीलियम। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रही है तो ये यहाँ से ऊर्जा जो मुक्त हो रही है, जो हमें दिख रही है ना, ये ऊर्जा मुक्त क्यों किससे हो रही है, ये ऊर्जा मुक्त हो रही है हमारी हाइड्रोजन से, हीलियम से मुक्त हो रही है। हीलियम बन रही है हाइड्रोजन से और ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इस तरीके से संलयन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन से मिलने से हीलियम बनती है, संलयन होती है। ठीक है, विखंडन क्या होती है, जब एक परमाणु टूटकर दो में कन्वर्ट हो जाता है। दहन क्या होती है, दहन का मतलब होता है जलना। जब भी कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जलना शुरू हो जाता है, ज्वलनशीलता, जैसे कि हमारे इंजन में हो रहा था, 4 स्ट्रोक इंजन में, वहाँ दहन अभिक्रिया चल रही थी। रासायनिक अभिक्रियाएँ, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कोई केमिकल के थ्रू हमने कोई क्रिया करवाई तो उसको रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लेकर चलते हैं। इन पर हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी हमारा मुख्य क्या है, संलयन अभिक्रिया। तो संलयन अभिक्रिया किस तरीके से सूर्य में काम कर रही है वो मैंने आपको यहाँ बताया। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो उस पर हम बात कर लेंगे। ये हमारा आज का थॉट है। थॉट क्या कहता है कि ज्ञान 3 प्रकार से मिल सकते हैं, मनन से, अनुसरण से और अनुभव से, है ना। तो मनन, अनुसरण और अनुभव से तीन तरीके से हमें ज्ञान मिल सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका आप मनन करें, जो मैं आपसे जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका अनुसरण करें, क्योंकि अनुभव मेरे पास है, मैंने ये अनुभव देखा है। तो अगर आप इसको अनुभव लेना चाहते हैं तो आप अनुभव भी ले सकते हैं, आपके पास काफ़ी समय होगा। अगर नहीं है समय तो मनन और अनुसरण करें। आपको 100% की मैं यहाँ पर सफलता की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए सारे MCQs लेते हैं तो इनमें से इतना तो मान कर चलिए कि आपको बहुत सारे रिपीटेड मिलेंगे और ये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगली बार हम और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में। आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अनपढ़, लर्न टुडे, लीड टुमारो, आपकी बारी, नौकरी सरकारी। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।